हाँ तो बच्चों, एम आई ऑडिबल? चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे इज द लास्ट ब्रिज कोर्स क्लास फॉर मी. आज लास्ट क्लास है हमारी ब्रिज कोर्स की. हम्म. हम्म. आज लास्ट क्लास है, तो जो भी मैं कराऊंगा उसको कर लेना अच्छे से. ठीक है ना? और फिर जब मेरी क्लास शुरू होगी तो मैं ये मान कर चलूँगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, जितने घोंचू प्रसाद लोग हैं यहाँ पर, ये घोंचू प्रसाद लोग मेरी 5 या 6 क्लास ये कर चुके होंगे. नहीं, मंडे को नहीं है. मंडे को अगर दिख रहा है तो वहाँ कोई नया क्लास स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है? क्योंकि ट्यूसडे को मुझे फिर वो लाइव सेशन लेना है आप लोगों का, 12 घंटे का. और ये बताओ कि कौन कौन ये बच्चे लाइव सेशन लेंगे. क्यों बता रहा हूँ मैं? पूरी इकोनॉमी मैं कराऊंगा, बेसिक करंट सब कराऊंगा मैं. और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है. हाँ, मैंने आपको पता होना चाहिए. देखो दिक्कत क्या होता है बच्चों, बात को समझना. कुछ सब्जेक्ट जो हैं बहुत ट्रेडिशनल हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, या मान लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी हुआ. ठीक है? और कुछ सब्जेक्ट बहुत डायनेमिक होते हैं, जिसमें इकोनॉमी इज वन ऑफ देम, कि जहां केवल आप बेसिक पढ़ करके काम नहीं कर सकते हैं, आपको उसको करंट से जोड़ना आना चाहिए. तो कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल. अब मान लो मैं वहां इन्फ्लेशन पढ़ा रहा हूं, मुद्रास्फीति. लेकिन मुद्रास्फीति पढ़ाने का बच्चों फायदा क्या होगा कि अगर मैं मुद्रास्फीति से ये ना बता पाऊं आपको कि परसों ही सीपीआई बास्केट को बदल दिया गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट को बदल दिया गया है. अब जरा समझना, मैंने तुम्हें डब्ल्यूपीआई पढ़ाया, मैंने तुम्हें सीपीआई पढ़ाया, और फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि कैसे सीपीआई बास्केट अब बदल दिया गया है. अब नया सीपीआई बास्केट कैसा है. इस तरह से आप जब पढ़ोगे टॉपिक वाइज कि सर इन्फ्लेशन में क्या चेंजेस है बता रहे हैं, क्या उसका बेसिक है वो बता रहे हैं, मुद्रा बता रहे हैं, बैंकिंग पढ़ा रहे हैं. ठीक है सर, पूरा का पूरा आरबीआई बता रहे हैं. हाँ, तो समझ में आएगा, आपकी तैयारी को आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि अगर मैं 2027 में मुझे एग्जाम देना है, 2028 में एग्जाम देना है, तो मुझे क्या क्या करना होगा. एक ही दिन में मैंने पूरा इकोनॉमी पढ़ लिया, पूरा इकोनॉमी सर के साथ बैठकर पढ़ लिया, लेकिन वही आएगा जो मेरे साथ पूरे रात 9 बजे तक रुका रहेगा. बताओ, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ने की यहां मैं देखूं किसमें इच्छा है, किसमें ललक है, और कौन पढ़ना चाहता है, कौन एक दिन में इकोनॉमी मेरे साथ खड़े होकर कि सर आपके साथ बोल तो रहना, कदम से कदम मिलाकर के हम लोग पढ़ेंगे, पूरा रहेंगे एकदम. कम समझ में आएगा, लेकिन हां, एक बार पता माइंडसेट हो जाएगा कि अरे वाह, मेरा पूरा इकोनॉमी खत्म हो गया. कौन कौन बच्चे हैं बताएं जरा, देखिए कौन कौन बच्चे हैं. आई एम रेडी. हाँ, अरे कॉलेज जाना है, लेकिन कॉलेज बताओ दिन भर कॉलेज में ही रखोगे. हाँ, अपने आप को ऑनलाइन रखो भाई. और उस दिन कोई अपॉइंटमेंट नहीं, किसी का भी नहीं भाई. मेरे सर का क्लास है, 12 घंटे का क्लास है. अब देखो, घर वालों भी तुमको सोचेंगे कि क्या माने इसके अंदर, देखो मेरे बच्चे के अंदर कितना पढ़ने का ललक है, कि ही और सी कैन सिट फॉर
12 आवर्स कंटिन्यूअसली। तुम घर में भी पता है अपने मम्मी पापा के लिए हीरो बन जाओगे, हीरो बन जाओगे। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक होगा, लेकिन ज्यादा ब्रेक नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 12 घंटे में खत्म करना है पूरी इकोनॉमी अच्छे से एकदम। स्कूल जाना होता है? अरे बाबा रे, कौन से स्कूल में हो भाई तुम? कौन से स्कूल में हो? कॉलेज समझ में आना है, ये स्कूल में कौन है भाई? कौन स्कूल में अभी जो यहां पर क्लास कर रहा है मेरे से? मुझे नहीं पता है। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता हूं, मैं तो ये देखना चाहूंगा कि मेरे यहां के बच्चे वहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे साथ क्लास करेंगे कि नहीं। अच्छा अच्छा, टी आप पढ़ाती हैं? मैं बोल, कौन कौन स्कूल? नहीं नहीं, ठीक है, अगर आप स्कूल में पढ़ाती हैं तो ठीक है। जब आपको टाइम मिलेगा अपना खोल करके आप कंटिन्यूअसली ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, रिकॉर्डेड नहीं देखना है, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव में जो टॉपिक है अच्छे से। मैं ये बता रहा हूं कि जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी भी बता दे रहा हूं मैं, कि जो बच्चे ये क्लास करेंगे उनको सबसे बड़ा फायदा 25 तारीख से, जब 17 तारीख से 17 मार्च से जब मेरी क्लास शुरू होगी, सबसे ज्यादा फायदा उनको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो पूरी इकोनॉमी मेरे साथ पढ़ चुके होंगे। वहां पर मैं जब, देखो, मुझे 25 क्लास मिला है पढ़ाने के लिए, तो बहुत बड़ी क्लास तो है नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा मेरे पास तो क्लास नहीं है। अब मेरे पास सीमित संख्या में क्लास है, तो वहां मुझे थोड़ा जल्दी चलना होगा। अगर आप ये पूरी क्लास देखे रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं नहीं, मैं समझा आप स्टूडेंट हैं, तो वही मैं पूछ रहा था कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि आप टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं। ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मेरे लिए तो फक्र का बात है कि मेरी क्लास में टीचर लोग भी हैं यहाँ पर। वाह, ठीक है। तो कुछ नहीं, तो मैं उनको थोड़ा पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? छोड़ो, आप अच्छे से जानते हैं आप लोग। चलो फिर शुरू करते हैं। आज की लास्ट क्लास है, ठीक है? तो अच्छे से समझते हैं इस चीज को, ताकि हम लोगों के बाद में वो काम आए। और यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं, यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। देखो भाई बच्चों, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूँ आ, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? तो आखिरकार ये वित्तीय बाजार होता क्या है? नहीं नहीं नहीं, मेरी क्लास 17 तारीख को है, मंडे को कोई क्लास नहीं है। मंडे को आपकी क्लास है ब्रिज कोर्स की बच्चों, लेकिन किसी और टॉपिक की है। आज मेरी लास्ट क्लास है, तो अच्छे से मुझे बाय बाय करना है तुम लोगों को। हाँ, हम्म, अच्छे से बाय बाय करना है, अच्छे से बाय बाय करना है, ठीक है? और मुझे मिस भी करना है। डन। अब बात करते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट की। ध्यान से समझना। वित्तीय बाजार वह बाजार होता है जहां मुद्रा का प्रवाह, या पैसे का जो प्रवाह है, धन का प्रवाह है, वह आधिक्य से कमी में होता है। बहुत ध्यान से समझना, मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। वित्तीय बाजार वह बाजार होता है, वह बाजार होता है जहां धन का प्रवाह, प्रवाह समझते हो ना? फ्लो, वेयर द फ्लो ऑफ मनी, वेयर द फ्लो ऑफ मनी, जहां धन का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर होता है।
कमी की ओर होता है। इसको कहते हैं सरप्लस टू डेफिसिट। सरप्लस टू डेफिसिट, आधिक्य से कमी की ओर। नहीं नहीं साजिद, एक जगह से दूसरी जगह नहीं, बल्कि सरप्लस टू डेफिसिट होता है। कैसे? अब मैं समझाता हूं, मैं समझा रहा हूं। देखो, मान लो बैंक है, ठीक है, बैंक है। अब बैंक में मान लो ए अपना आकर पैसा जमा कर रहा है, ए आकर अपना पैसा जमा कर रहा है, डन। और बी क्या कर रहा है? बी से बैंक क्या ले रहा है? उधार ले रहा है, ठीक है। बी से बैंक उधार ले रहा है, यानी पैसा किसके पास आधिक्य है? ए के पास सरप्लस है, सरप्लस है तभी तो वो बैंक में जमा कर रहा है, ठीक है। और कौन बैंक से उधार ले रहा है? किसको? बी, जिसके पास कमी है, डेफिसिट है। तो अब देखो, धन का प्रवाह यहां कैसे हो रहा है? बैंक के माध्यम से, आधिक्य से, क्योंकि ये अपना जमा कर रहा है, ए अपना जमा कर रहा है और 20 उधार ले रहा है। तो जो ए जमा कर रहा है यानी आधिक्य, बी उधार ले रहा है यानी कमी, तो धन का प्रवाह क्या हो रहा है? आधिक्य से कमी की ओर हो रहा है। धन का प्रवाह क्या हो रहा है? आधिक्य से कमी की ओर हो रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब है कि बैंक जो है ये वित्तीय बाजार का भाग है। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? हमेशा धन का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर होता है। ऐसे ही और बात को समझते हैं। और मान लो एक कंपनी है, ठीक है, मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी चोर कंपनी। ऐसा नहीं कि चोरी करती है, ये चोरों को पकड़ती है। अब मैं अपने एबीसी कंपनी, जो चोर कंपनी है, इसके लिए पैसा जुटाना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया? बाजार में शेयर या बॉन्ड जारी कर दिया। क्या होता है शेयर या बॉन्ड? आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा। शेयर या बॉन्ड जारी करा कि मैं पैसा जुगाड़ करूं। अब सोचो, जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, आप, हम, ये जो इसमें निवेश कर रहे हैं, निवेशक, ये निवेशक क्या कर रहे हैं? शेयर और बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं। और वो पैसा किसके पास आ रहा है? कंपनी के पास आ रहा है, डन। तो निवेशक जो है, इनके पास पैसा सरप्लस हुआ, आधिक्य, तभी ये निवेश कर रहे हैं। और कंपनी क्यों जारी कर रही है शेयर या बॉन्ड? मैं क्यों जारी कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास कमी है। तो देखो, धन का प्रवाह क्या हो रहा है? आधिक्य से कमी की ओर हो रहा है, शेयर या बॉन्ड में भी। क्या है नारायण सिंह, आप मेरा क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं? आपने क्या पूछा नारायण? क्या बात है अनुष्का, बताओ। अनुष्का बोले सर मेरा बात नहीं सुन रहे हैं, क्या है? डीएमपी सॉल्व, अभी डीएमपी सॉल्व करना मैं कैसे बताऊं? अभी तो मेरी क्लास ही नहीं शुरू हुई है ठीक से, तो डीएमपी के बारे में मैं कैसे बताऊं? ठीक है, एक काम करूंगा मैं, एक दो क्लास ऐसे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा क्वेश्चन के हिसाब से कि कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, ठीक है ना। डीएमपी के बारे में अभी कुछ भी मैं नहीं बता पाऊंगा ना, क्योंकि मेरी क्लास ही नहीं शुरू हुई, तो मैं क्या डीएमपी करवाऊंगा। जब इकोनॉमी का मैं क्लास शुरू करूंगा तब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। नहीं नहीं, आज लास्ट क्लास है इकोनॉमी के। बस इतना समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अब जरा समझना, वित्तीय बाजार जो होता है, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें,
तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, मनी मार्केट, और दूसरा होता है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है। हाँ, कौन कौन सा? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार का मतलब क्या हुआ? मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां धन का प्रवाह क्या होता है? धन का प्रवाह सरप्लस टू डेफिसिट तो होता है, सरप्लस टू डेफिसिट होता है, अधिक से कमी की ओर होता है, लेकिन अल्पकाल के लिए। अल्पकाल, अल्पकाल के लिए यानी अधिकतम 1 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए। डन। वहीं अगर बात करें पूंजी बाजार, तो यहां भी धन का प्रवाह तो होता है बच्चों, लेकिन धन का प्रवाह क्या होता है? सरप्लस यानी आधिक्य से कमी की ओर। और ये जो आधिक्य से कमी की ओर होता है, ये दीर्घकालिक होता है, मतलब 1 वर्ष से अधिक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, पता नहीं, शायद एनसीईआरटी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, शायद एनसीईआरटी लोकेश सर हो सकता है या कोई और। हम्म। मेरा जो होगा एडवांस लेवल में होगा तुम लोग से। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा है कि वित्तीय बाजार क्या है? जहां धन का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर होता है, ठीक है। और वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जहां धन का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर अल्पकाल के लिए होता है, और पूंजी बाजार जहां धन का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर दीर्घकाल के लिए यानी 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होता है। बस यही तो याद करना है। डन। अब थर्ड, कि जो वित्तीय बाजार है उसके दो भाग हैं। कौन कौन? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार में कौन कौन बाजार जो होता है ये दीर्घकाल के लिए होता है। यहां जो भी प्रतिभूति जारी करेंगे दीर्घकाल के लिए, सिक्योरिटीज पैसा जुटाने के लिए 1 वर्ष से अधिक। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो नियामक होता है, रेगुलेटर होता है, इसका नियामक कौन होता है? इसका नियामक सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। अच्छा, वीडियो रुक गया, ओ हो, बफर हो गया, ठीक ठीक ठीक। वीडियो रुक गया।
वीडियो रुका है क्या? देखो बफर कर रहा है। हाँ हाँ चलो आ जाओ आ जाओ, सही हो गया ना। तो वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार अल्पकालिक होता है, यानी 1 वर्ष से कम। और सबसे बड़ी बात है कि मुद्रा बाजार का जो नियामक होता है, नियम कानून जो बनाता है, वो कौन बनाता है? वो आरबीआई बनाता है। जबकि अगर हम पूंजी बाजार की बात करें तो पूंजी बाजार क्या होता है? ये दीर्घकालिक होता है, ये दीर्घकालिक होता है। और इसका नियामक कौन होता है? सेबी होता है। ठीक है ना, नियामक कौन होता है? सेबी। अब सवाल उठता है कि सर मुद्रा बाजार में पैसा जुटाने के लिए कौन सी प्रतिभूति या सिक्योरिटीज जारी किया जाता है मुद्रा बाजार में? तो मुद्रा बाजार की अगर हम प्रतिभूति या सिक्योरिटीज की बात करते हैं, प्रतिभूति का मतलब होता है कि जो जिसके माध्यम से धन जुटाया जाता है, जिसके माध्यम से धन जुटाया जाता है। जैसे मान लो मैंने अपना इसमें स्टैंप लगा करके 100 रुपया लगा करके आपको बेचा, तो आप 100 रुपया, इसका कीमत है 100 रुपया। तो अब आप क्या करोगे? आप मुझे 100 रुपया दोगे तो बदले में ये अपने पास रखोगे, ठीक है, क्योंकि इसका कीमत 100 रुपया है, ताकि बाजार में इसको बेच करके आप 100 रुपया वापस ले सको। तो ये क्या हो गया? फिर ये प्रतिभूति हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, ठीक है, यानी धन जुटाने का माध्यम होता है। तो अगर हम मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों की बात करते हैं, कौन कौन सी प्रतिभूति होता है, तो केवल उनके नाम याद रखो, अभी केवल नाम याद रखो। कौन कौन सी प्रतिभूति होती है? कोष पत्र होता है, ट्रेजरी बिल होता है, ट्रेजरी बिल इसको बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स। इसको कौन जारी करता है पता है? कोष पत्र को केंद्र सरकार जारी करती है, केंद्र सरकार जारी करती है। केंद्र सरकार को अगर मान लो बाजार से पैसा जुटाना है तो केंद्र सरकार अल्पकालिक में कोष पत्र जारी करती है, ट्रेजरी बिल। फिर बैंक रेपो प्रतिभूति जारी कर सकता है, रेपो प्रतिभूति जारी करता है। ये कौन करता है? ये बैंक लोग जारी करते हैं जब आरबीआई से उनको उधार लेना होता है, ये बैंक द्वारा जारी होता है। ये केंद्र सरकार द्वारा, ये कौन जारी करता है? बैंक द्वारा जारी होता है। फिर कॉल मनी और नोटिस मनी भी होता है, कॉल मनी और नोटिस मनी भी जारी होता है। नोटिस मनी ये भी कौन करता है? ये भी बैंक द्वारा ही जारी होता है। बैंक अगर बाजार से पैसा जुटा रहे हैं दूसरे बैंक से, बैंक अगर दूसरे बैंक से पैसा ले रहे हैं तो वो कॉल मनी और नोटिस मनी जारी कर सकते हैं। फिर और क्या होता है? वाणिज्यिक प्रपत्र हो सकता है, वाणिज्यिक प्रपत्र जिसको कमर्शियल पेपर कहते हैं, ठीक है, ये कौन जारी करता है? कंपनी द्वारा जारी होता है, कंपनी द्वारा। लेकिन इन सब की खास बात है, कोष पत्र हो, रेपो हो, कॉल मनी, नोटिस मनी है, वाणिज्यिक प्रपत्र है, इनकी खास बात है कि इनकी जो अवधि होती है, इनकी जो मेच्योरिटी होती है, जो इनका भुगतान करना होता है, वह अल्पकालिक होती है, यानी 1 वर्ष से कम की होती है। कॉल मनी क्या होता है मनीष? कॉल मनी का मतलब है 2 बैंक हैं, मान लो एसबीआई और पीएनबी। तो अगर एसबीआई पीएनबी को उधार दे रहा है तो 2 तरह से उधार दे सकता है, कॉल मनी या नोटिस मनी, ठीक है। तो जब बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है, 1 दिन के लिए उधार दे रहा है तो कॉल मनी, और 1 दिन से ज्यादा और 14 दिन का उधार दे रहा है तो वो नोटिस मनी होता है, ठीक है, डन। जबकि अगर हम पूंजी बाजार की बात करते हैं, पूंजी बाजार की प्रतिभूति जो होती है वो होता है शेयर होता है वहां, और बॉन्ड होता है, शेयर होता है और क्या होता है? बॉन्ड और डिबेंचर होता है, बॉन्ड और डिबेंचर होता है, ठीक है। बताओ, इसको जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना तो अच्छे समझ में आएगा। एक बार रिपीट करता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार वह बाजार होता है जहां धन का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर होता है, सरप्लस टू डेफिसिट होता है। जैसे बैंक है, बैंक में जमा कर रहा है कौन? जिसके पास पैसा ज्यादा है, और बैंक से वो उधार ले रहा है जिसके पास पैसा कम है। तो यहां धन का प्रवाह क्या हो रहा है? आधिक्य से कमी की ओर हो रहा है, सरप्लस टू डेफिसिट हो रहा है, डन। वहीं अगर बात करें कि वित्तीय बाजार की बात करें तो वित्तीय बाजार 2 प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना।
एक मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जहां धन का प्रवाह अधिक से कमी की ओर अल्पकाल में होता है, यानी एक वर्ष से कम के समय के लिए, जबकि पूंजी बाजार जहां धन का प्रवाह अधिक से कमी की ओर जो होता है वो दीर्घकाल के लिए होता है, एक वर्ष से ज्यादा समय के लिए। कितना भी ज्यादा वर्ष के लिए पता नहीं। अब अगर बात करें तो वित्तीय बाजार दो प्रकार का हुआ, एक मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में जो है अगर बात करें तो वो चूंकि वहां ये अल्पकालिक बाजार है, इसका नियामक आरबीआई होता है। और कौन कौन सी प्रतिभूतियां यहां जारी होती है धन जुटाने के लिए? जैसे कोष पत्र जारी होता है, सरकार जारी करती है। रेपो प्रतिभूति बैंक जारी करता है अगर बैंक को उधार लेना होता है। कॉल मनी और नोटिस मनी ये बैंक जारी करते हैं। वाणिज्यिक प्रपत्र जो होता है, कमर्शियल पेपर, ये कंपनी जारी करती है। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने कुछ बताया। और पूंजी बाजार में जो जारी करने वाली प्रतिभूति होती है वो कौन है? शेयर है, बॉन्ड है, डिबेंचर है। ठीक है, शेयर है, बॉन्ड है, डिबेंचर है। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात? अभी सारे प्रतिभूति के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, इसलिए बोल रहा हूं, करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का याद हो गया? अरे यूपीएससी ने 2024 में यहां से सवाल पूछा है, 2023 में यहां से सवाल पूछा है। सीधा ये कि इसमें से कौन सी प्रतिभूति मुद्रा बाजार की, कौन सी प्रतिभूति पूंजी बाजार की है। 23 और 24 के सवाल है मेरे बच्चों। हाँ देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 23 और 24 में सवाल पूछा है। चलो आ जाओ, अरे फिर से मारेंगे थप्पड़ फिर से। चलो अब हम पूछेंगे, बात करेंगे अभी क्या होता है, शेयर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, सब बताऊंगा मैं। पहले मैं तो जान लूं कि इतना बात समझ में आया। हाँ चलो, पहला सवाल है कि वित्तीय बाजार में धन का प्रवाह कहां से कहां होता है? वित्तीय बाजार में धन का प्रवाह कहां से कहां होता है? जल्दी बताओ बच्चों। वित्तीय बाजार में धन का प्रवाह कहां से कहां होता है? हे भगवान, 3 दिन पहले मुझे चोट लगा है हाथ का, अब क्यों पूछ रहे हो गया, चोट लग गया, अब ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा अभी। आधिक्य से कमी की ओर, शाबाश मेरे बच्चों। नहीं नहीं नहीं, ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं बजाना। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ताली नहीं बजाना है। दूसरा, वित्तीय बाजार कितने प्रकार का होता है? वित्तीय बाजार कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? हाँ कितने माने कौन कौन, वही तो कौन कौन, ये भी तो बताओ, केवल दो प्रकार नहीं। मुद्रा बाजार ऐसे लिखो ना, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। शाबाश 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 शाबाश। अच्छा बताओ, मुद्रा बाजार का नियामक कौन होता है? मुद्रा बाजार का नियामक कौन होता है? मुद्रा बाजार का नियामक कौन होता है? ऐ शाबाश, ऐ शाबाश, आरबीआई, आरबीआई। कौन सा बाजार अल्पकालिक बाजार होता है?
कौन सा बाजार अल्पकालिक बाजार होता है, मतलब एक वर्ष से कम का? कौन सा बाजार अल्पकालिक बाजार होता है? मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार का नियामक कौन है? पूंजी बाजार का नियामक कौन होता है? पूंजी बाजार का नियामक कौन होता है? पूंजी से भी। कौन सा बाजार दीर्घकालिक बाजार होता है? कौन सा बाजार दीर्घकालिक बाजार होता है? कौन सा बाजार दीर्घकालिक बाजार होता है? अब बताना है। मैं प्रतिभूति का नाम लूंगा, तुम्हें बताना है कि ये मुद्रा बाजार का है कि पूंजी बाजार का है। ठीक है। कोष पत्र। कोष पत्र। कोष पत्र। कोष पत्र। क्या बात है, मुद्रा बाजार। बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। बॉन्ड। बॉन्ड किस बाजार का है? बॉन्ड पूंजी बाजार। क्या बात है। कॉल मनी कॉल मनी कॉल मनी। कॉल मनी। कॉल मनी। कॉल मनी कॉल मनी। बच्चों कॉल मनी। मुद्रा बाजार। शेयर शेयर शेयर। 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 पूंजी बाजार। शाबाश 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 शाबाश। चलो मैं एक बार जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं, जल्दी से रिवीजन करो जल्दी से, और बताओ कि सर इतना तक एकदम अच्छे समझ में आ गया। जल्दी देखो, देखो जल्दी से, कोई डाउट नहीं ना? चलो 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 देखो। ठीक। कठिन लग रहा है? ये इकोनॉमी का सबसे कठिन टॉपिक है। कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है? हाँ। 23 का क्वेश्चन, 24 का दो क्वेश्चन यहां से आएगा, यहां से आया है। काश मेरे पास अभी क्वेश्चन होता तो मैं दिखा भी देता हूं। तो यूपीएससी का जिसके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देख ले, 23 में भी और 24 में भी दो बार क्वेश्चन यहां से आया। फिर अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मुद्रा बाजार की प्रतिभूति के बारे में बात कर लेते हैं। मुद्रा बाजार की प्रतिभूति।
डन। बस मुझे एक बात बता दो कि मुद्रा बाजार में जो भी प्रतिभूति होगी उसकी सबसे खास बात क्या है? दो खास बात होती है बच्चों, ध्यान में कर लेना। दो खास बात ध्यान रखना। पहला कि अल्पकालिक होती है, यानी अवधि उसकी जो हमेशा होगी, अवधि या मैच्योरिटी जो होगी वो हमेशा 1 वर्ष या उससे कम होगी, या उससे कम होगी। एक वर्ष या उससे कम होगी। और दूसरी एक बड़ी विशेषता होती है क्या, कि ये जो प्रतिभूति है ये हमेशा बट्टे पर जारी होती है। बट्टा मतलब डिस्काउंट पर जारी होती है। हमेशा बट्टे पर जारी होता है। सर ये तो समझ में आया, 1 वर्ष या उससे कम की अवधि। ये बट्टा क्या होता है ये भी समझा दीजिए थोड़ा सा। ये बट्टा क्या होता है, आओ यहां बट्टा समझा दें हम। मान लेते हैं कि सरकार जो है ये कोषपत्र जारी कर रही है, कोषपत्र जारी कर रही है, ट्रेजरी बिल जिसको टीबी बोलते हैं, जारी कर रही है। कितने का बच्चों? मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 रुपए का एक कोषपत्र जारी किया, ठीक है। अब इसका अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है, फेस वैल्यू कितना लिखा हुआ है? अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है, फेस वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 100 रुपया। तो सरकार बोलती है, और कितने दिन के लिए जारी कर रही है? मान लो सरकार इसको 91 दिन के लिए जारी कर रही है। मतलब सरकार अभी 100 रुपया ले रही है, 91 दिन बाद ब्याज सहित वो 100 रुपया वापस कर देगी। तो सरकार यहां क्या करती है? सरकार बोलती है कि हम अंकित मूल्य से कम मूल्य में जारी करेंगे, यानी जो इसको खरीदेगा वो इसको 90 रुपए में खरीद सकता है। मान लो ए या मान लो आर, मैं आर हूं, मैंने इस पर 90 रुपए निवेश किया, तो ये मेरे पास आ गया। अब सरकार बोलती है कि हम क्या करेंगे, 91 दिन बाद, 91 डेज बाद आपको 90 रुपया नहीं देंगे, आपको हम पूरा 100 रुपया चुकाएंगे। तो 10 रुपया आपका लाभ हुआ, 10 रुपया आपका लाभ हुआ। इसी को कहते हैं बट्टे पर जारी करना। क्या बोलना होता है? बट्टे पर जारी करना। बट्टे पर जारी करते हैं, यानी आप अंकित मूल्य से कम मूल्य में जारी करेंगे और परिपक्वता में या मेच्योरिटी में अंकित मूल्य का भुगतान कर देंगे। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और यूपीएससी ने 2018 में इसको पूछा है, कोष पत्र को अंकित मूल्य या बट्टे पर जारी किया जाता है, सही कथन है कि गलत है? 2018 का सवाल है। हाँ, बट्टे मूल्य पर, ठीक है ना। तो ये होता है अंक, सिंपल सा कंसेप्ट है। अंकित मूल्य से कम मूल्य में जारी करना, 100 रुपए का है 90 रुपए में, और 91 दिन बाद सरकार कितना भुगतान कर देगी? पूरा 100 रुपया भुगतान कर देगी, ठीक है ना। इसी को कहते हैं डिस्काउंट में जारी करना। डन। अब जरा फिर से समझो, एक एक चीज को। सबसे पहले हम बात करते हैं एक मुद्रा बाजार की प्रतिभूति के बारे में बात करते हैं, कोष पत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स। डन। कोष पत्र क्या होता है? नंबर 1, ये तो पता है कि मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोष पत्र जारी कौन करता है? केंद्र सरकार जारी करती है, याद रखना, केंद्र सरकार जारी करती है, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार द्वारा इसको जारी किया जाता है। नंबर 1, यानी केंद्र सरकार इसको जारी करके धन जुटा रही है, ठीक है। किसको? कोष पत्र को, बाजार से। अब कोष पत्र को हमेशा किसमें जारी किया जाता है? बट्टे पर जारी किया जाता है। ये भी समझ में आ गया हमको, बट्टे पर जारी किया जाता है। मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब जो भी अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य से कम में जारी करके सरकार मैच्योरिटी में अंकित मूल्य का भुगतान करेगी।
और तीसरी बात है कि कोष पत्र 3 प्रकार का होता है। सरकार 3 प्रकार के कोष पत्र जारी कर सकती है। कौन कौन सा? 91 दिन का कोष पत्र, यानी इसकी मेच्योरिटी 91 दिन की होगी। 182 दिन का कोष पत्र 6 महीने का, और एक होगा 364 दिन का कोष पत्र। ध्यान देना, कभी भी ये 365 दिन नहीं होगा। तो कोष पत्र 3 प्रकार का होता है, 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। सरकार को जो जैसा जरूरत होता है उस हिसाब से सरकार जारी करती है। 91 दिन तो 91 दिन बाद सरकार भुगतान कर देती है, 364 दिन तो 364 दिन बाद सरकार भुगतान कर देती है। बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? याद कर लो इसको। सरकार को कोष पत्र से कैसे लाभ? सरकार को पैसा मिल रहा है, सरकार को भी तुरंत पैसा चाहिए। सरकार इतना खर्च करती है, सरकार को उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। डन। अब आगे बढ़ते हैं। कोष पत्र के अलावा फिर पढ़ते हैं रेपो प्रतिभूति। रेपो प्रतिभूति कौन जारी करता है इसको? बैंक द्वारा। बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बैंक इसको जारी करता है। किसको? आरबीआई को। या आरबीआई से उधार लेते वक्त। ठीक है, किससे उधार लेते हैं वो? आरबीआई से उधार लेते हैं। आरबीआई से उधार लेने के लिए, जैसे ऐसे समझो, मान लो ये आरबीआई है, ये बैंक है। ठीक है, अब बैंक को आरबीआई से उधार चाहिए। कैसा उधार? अल्पकालिक उधार चाहिए। ठीक है, तो आरबीआई बोलेगा भाई कुछ गारंटी के रूप में दो। तो बैंक जो उसके लिए प्रतिभूति जारी करेगा, जो प्रतिभूति जारी करेगा, किसको जारी करेगा? आरबीआई को जारी करेगा। उसे ही रेपो प्रतिभूति कहा जाता है। रेपो प्रतिभूति कहा जाता है। ठीक है, ये आरबीआई अपने पास गिरवी के रूप में रखेगा। ठीक है, आरबीआई इसको अपने पास गिरवी के रूप में रखता है। हाँ हाँ, जिस दर पर देगा उसको बोलते हैं रेपो दर। वो रेपो दर होता है, लेकिन प्रतिभूति को रेपो प्रतिभूति बोलते हैं। हाँ, अल्पकालिक मतलब वही शॉर्ट टर्म उधार। डन। इसके बाद आता है तीसरा, कॉल मनी और नोटिस मनी। कॉल मनी और नोटिस मनी। नंबर 1, इसके द्वारा कौन जारी करता है इसको? बैंक द्वारा। किसको? अन्य बैंकों से। एक बैंक अगर दूसरे बैंक से उधार ले रहा है, अन्य बैंकों से उधार, अगर एक बैंक, देखो बैंक अगर आरबीआई से उधार ले रहा है तो रेपो। ठीक है, लेकिन अगर एक बैंक दूसरे बैंक से उधार ले रहा है, बैंक से उधार ले रहा है, तो कॉल मनी और नोटिस मनी। ठीक है, कॉल मनी में क्या होगा? कॉल मनी का मतलब है एक दिन का उधार, एक दिन के लिए उधार होता है। और नोटिस मनी का मतलब क्या हो गया? एक दिन से लेकर 14 दिन का उधार। एक दिन से ज्यादा, लेकिन 14 दिन से ज्यादा नहीं। हाँ, डन। ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब आते हैं वाणिज्यिक प्रपत्र। कॉमर्शियल पेपर। कौन जारी करता है? कंपनी जारी करती है। कंपनी किससे उधार लेती है? बैंक द्वारा से, बैंक से उधार। कंपनी अगर बैंक से अल्पकालिक उधार लेती है कंपनी, तो कंपनी क्या जारी करती है? कंपनी वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करती है, कॉमर्शियल पेपर जारी करती है। यानी यहां कौन जारी कर रही है? कंपनी। किससे उधार ले रही है? बैंक से अल्पकालिक उधार ले रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। ठीक है, डन। डन। फिर एक और होता है जिसको कहते हैं सीबीएलओ। ये क्या होता है? क्रेडिट बोरो लेंडिंग ऑब्लिगेशन।
ये यूपीएससी ने 2023 में पूछा है। सीबीएलओ आखिरकार इसको कौन जारी करता है? वही बैंक जारी करते हैं, बैंक द्वारा। ठीक है, बैंक द्वारा जारी किया जाता है बाजार से उधार लेने के लिए। ठीक है, बैंक बाजार से उधार लेने के लिए सीबीएलओ को भी जारी कर सकता है। एक बार यूपीएससी ने इसको पूछा है 23 में। ठीक है, तो ये सब जो हम बात कर रहे हैं, जितनी भी प्रतिभूति हैं, मुख्य रूप से और भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से इतना तो आपको पता होना चाहिए, ये मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है। ठीक है, ये मुद्रा बाजार की प्रतिभूति है। एक बार धीरे धीरे मैं देख रहा हटा रहा हूं, ध्यान से देख लो मुद्रा बाजार की प्रतिभूति क्या होती है। डन। कोष पत्र क्या होता है? सीबीएलओ एक प्रकार की प्रतिभूति है जो बैंक द्वारा जारी किया जाता है बाजार में, और यहां सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखा जाता है। ठीक है, फिर रेपो प्रतिभूति, फिर कॉल मनी और नोटिस मनी। कोष पत्र फिर से ये लो, कोष पत्र। याद करना शुरू करो, पहले यहां से याद करो, पहले ये याद करो, याद करना शुरू करो। कोष पत्र याद करो। हाँ, सीबीएलओ बाजार खरीदेगा, बैंक से खरीदेगा, बैंक से, बैंक जारी करता है बाजार में इसको। प्रतिभूति दिव्या जिसके माध्यम से कोई धन जुटा सकता है। जैसे आप मुझसे उधार लेने के लिए आएंगे तो हम बोलेंगे ना कुछ गारंटी के रूप में दो, तो आप गारंटी के रूप में जो देते हैं प्रतिभूति देती है। रेपो प्रतिभूति, रेपो दर वह दर होता है जिसमें बैंक आरबीआई से अल्पकालिक उधार लेते हैं, आरबीआई बैंक को अल्पकालिक उधार देता है। कॉल मनी, नोटिस मनी। हाँ, सभी प्रतिभूति में डिस्काउंट होता है अनिल, एकदम सही आपने समझा, सभी प्रतिभूति में डिस्काउंट होता है, यहां ब्याज नहीं होता है। वाणिज्यिक प्रपत्र, फिर सीबीएलओ, प्राइवेट कंपनियां, हाँ प्राइवेट कंपनियां ही उधार लेती है। क्या लिखा है गियर नीति में, क्या होता है? गरे नीति मैं समझा नहीं, क्या लिखे हो गरे नीति, क्या लिखे हो? डिस्काउंट होता है, एकदम सही, डिस्काउंट होता है। पहली बात है कि मेरी बात तो नहीं पढ़ता है सर, बोलते नहीं है, पढ़ते हैं। मुझे मेरे ख्याल से आपके माता पिता ने आपको संस्कार भी अच्छे लिखते सिखाए होंगे ना, तब तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो पढ़ता है नहीं बोलते, पढ़ते हैं। हो सकता है आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, मैं तो चलो मैं समझता हूँ, लेकिन और कोई टीचर बुरा मान जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ब्लंटली नहीं बोलते हैं कभी भी। हाँ, नहीं तो बहुत सारे टीचर बहुत बुरा मान जाते हैं तुरंत, आपके आपके चक्कर में बताओ और शब्दों का नुकसान हो जाएगा, और सबका क्या करेंगे, कमेंट वमेंट बक्स बंद कर देंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करते हैं।
और आप खुद ही सोचो ना, और खुद आप सोचो, यहाँ पर 1,500-2,000 बच्चे क्लास कर रहे हैं, किन किन का मैं जवाब दूं? आप खुद सोचो। मैं तो गुस्से में चिल्ला सकता हूँ, डांट सकता हूँ, क्या कर लोगे बताओ आप लोग? कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं तब भी नहीं डांट रहा हूँ, क्योंकि आप लोग माने बहुत अभी क्या बोलते मासूम हो एकदम, ठीक है ना? और गीली मिट्टी हो, जिसको हम लोग कुम्हार है, जो हमें शेप देना है। और आपको भी एकदम ऐसे ही मेरी तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि जब सोचो ना आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, बहुत प्रेशर होगा। नेता आकर अपनी चलाएगा आपसे, जनता आकर आप पर अलग प्रेशर बनाएगी। तो क्या आप अपना टेम्परामेंट खो दोगे क्या? नहीं, आप कभी अपना टेम्परामेंट नहीं खोगे। आप बहुत प्यार से एकदम हंसते मुस्कुराते रहोगे। और याद रखना, जैसे ही आप अपना टेम्परामेंट खोगे, जैसे ही आप गुस्सा करने जाओगे, फिर आपका विवेक मर जाएगा। और कितनी भी परेशानी आए बच्चों, मेरी बात गांठ बांध लेना, अपने आप को सहज रखो, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा तुम लोगों को। कभी पैनिक मत होना, कभी एकदम एंजाइटी में मत आना एकदम। हाँ, एकदम सीखने की चीज है ये, ठीक है ना? सीखने की चीज है। हाँ, हमेशा अपने आप को एकदम नॉर्मल रखो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं एक बार क्लास कर रहा था ऑनलाइन की यूट्यूब में, तो एक बच्चे ने मुझे लिख दिया कि ये गधा टीचर है, इसको कुछ नहीं आता है, बेवकूफ है, पता नहीं इसको कौन टीचर बना दिया। इतना गंदा गंदा लिख रहा, जानबूझकर लिख रहा था, क्योंकि मैं पैनिक हो जाऊं। वो चाहता था, वो जानबूझकर कमेंट कोई कर रहा था कि चाहता था कि सर की क्लास हो जाए। लेकिन पता है, मैं उसके कमेंट को देखकर मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं कि मनी मन मैं उसके लिए बुरा बोल रहा था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे बस ये पता है कि अगर मैं, मान लो, यहां पर बुरा मत मानना, अगर मैं यहां आर्यन को बोल रहा हूं आर्यन गधा है, तो क्या आर्यन गधा हो जाएगा? आर्यन गधा हो जाएगा? अरे गुरुजी आपने गधा बोला, तो क्या मैं आपकी बात को ले लिया क्या? नहीं। कोई भी बोलेगा, मैं क्यों लूंगा उसकी बात को? मैं जानता हूं आई एम द बेस्ट, ठीक है ना? हाँ, इसीलिए इसीलिए कभी भी पैनिक नहीं होना है। हाँ, और कभी इसीलिए मैं कोई कमेंट अपना बंद नहीं कर पाता कि ठीक है लिखो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो, पढ़ पढ़ के तुम आईएएस नहीं पास हो सकते। तुमको अपने अंदर वो क्वालिटी लाना पड़ेगा इन 2-3 सालों में, जो एक आईएएस ऑफिसर के लिए चाहिए। और सीखो इस बात को, पेशेंस, धैर्य रखना, अनुशासित होना, अपने अंदर परसिवरेंस रखना, कि मुझे मेहनत करते रहना है, मुझे बार बार समझना है। काक चेष्टा, मुझे कौवे की तरह चेष्टा करनी। कैसे नहीं समझ में आ रहा है सर, मुद्रा बाजार बता रहे, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा प्रतिभूति में? बार बार पढ़ूंगा, बार बार याद करूंगा उसको, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। और वैसे भी तुम लोग सब बेस्ट हो, बहुत बेस्ट हो, ठीक है? हो गया एकदम ठीक है। चलो अब मैं सवाल पूछता हूं, देन उसके बाद हम लोग पूंजी बाजार की प्रतिभूति के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। बताओ, कोष पत्र कौन जारी करता है? कोष पत्र के बारे में, कोष पत्र कौन जारी करता है? चलो बच्चों, टाइम हो गया, थैंक यू और ये सब छोड़ो, चलो आ जाओ। कोष पत्र कौन जारी करता है? हाँ, केंद्र सरकार। सरकार नहीं, केंद्र सरकार। सरकार मतलब तो राज्य सरकार भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोष पत्र केंद्र सरकार जारी करती है, यानी केंद्र सरकार बाजार से धन जुटाना चाहती है, पैसा जुटाना चाहती है। सवाल ये उठता है कि कोष पत्र जो है ये कैसी प्रतिभूति है? दीर्घकालिक है केंद्र सरकार की, अल्पकालिक प्रतिभूति है? केंद्र सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूति है कि अल्पकालिक प्रतिभूति मानी जाती है?
कोष पत्र केंद्र सरकार की, बच्चों बताओ, दीर्घकालिक प्रतिभूति होती है कि अल्पकालिक प्रतिभूति होती है? शाबाश। तो ये भी बता दो ना, कोष पत्र 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? कोष पत्र 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? कोष पत्र 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? चलो चलो चलिए, भी बताओ। कोष पत्र 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? 3 प्रकार का कौन कौन सा? 91, 182 और 364। 91, 182 और 364। 91, 182 और 364। आई शाबाश। अच्छा, डन। फिर नेक्स्ट 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 सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। रेपो प्रतिभूति कौन जारी करता है और किससे उधार लेने के लिए जारी करता है? रेपो प्रतिभूति कौन? ये युगेंद्र अपना मोबाइल नंबर क्यों लिखा है? अच्छा, ओहो, 9118238364। मैं डर गया कि अपना मोबाइल नंबर क्यों लिखा, एकदम कंटिन्यू ऐसे लिख दिया वो। रेपो प्रतिभूति कौन जारी करता है और किससे उधार लेने के लिए? बैंक आरबीआई से उधार है। शाबाश शाबाश। वाणिज्यिक प्रपत्र, कॉमर्शियल पेपर कौन जारी करता है और किससे उधार लेने के लिए? कॉमर्शियल पेपर कौन जारी करता है और किससे उधार लेने के लिए? कॉमर्शियल पेपर कौन जारी करता है और किससे उधार लेने के लिए? नहीं, हाँ, कंपनी जारी करती है बैंक से उधार लेने के लिए। कॉल मनी, कॉल मनी, कॉल मनी कौन जारी करता है और किससे उधार लेने के लिए और कितने दिन के लिए? 3 बात। कॉल मनी कौन जारी करता है, किसको जारी करता है और कितने दिन के लिए? ये 2020 का सवाल है। 2020 का सवाल है। देखिए, अगर सवाल मिल जाए तो, लेकिन इंग्लिश में मिलेगा, मिलेगा तो कहीं देखते हैं, गूगल में मिल जाए। एक इसमें मिल जाएगा। ये देखो, ये 2020 का एक सवाल है, ठीक है? कैसे इसको करें कि, अच्छा, बताना है तुमको, बताना है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। पहला, वाणिज्यिक प्रपत्र अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। दूसरा है जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र बैंक जारी करता है बाजार से उधार लेने के लिए। तीसरा है, देखो, कॉल मनी, अंतर बैंक लेन देन। अंतर बैंक, जब बैंक एक दूसरे से करता है उसको बोलते हैं अंतर बैंक लेन देन, ठीक है? अल्प का वित्त का, अल्प अवधि का वित्त है। और चौथा है शून्य कूपन बॉन्ड। शून्य कूपन, जहां ब्याज नहीं होता है, ये बैंक द्वारा निर्मित ब्याज सहित होता है। ब्याज सहित नहीं होता, याद रखना, इसमें ब्याज नहीं होता है। तो बताओ इसमें से कौन कौन सा कथन सही है, बताओ। पहला कथन सही है,
ठीक है, पहला कथन सही है, एकदम सही, पहला सही है। दूसरा गलत है क्योंकि इसको बैंक जारी करते हैं। तीसरा सही है, देखो ध्यान से, तीसरा सही है और चौथा गलत है। यानी आंसर क्या होगा? एक और तीन। एक और तीन, दो कैसे सही होगा बाबा? दो में भारतीय रिजर्व बैंक नहीं जारी करते हैं, इसको कौन जारी करता है? बैंक जारी करता है, बैंक जारी करता है, बैंक द्वारा जारी किया, बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलो और देखते हैं, एक और क्वेश्चन निकालते हैं। जा क्यों नहीं रहा है? हैंग कर गया बोर्ड। डन, ठीक है। एक सही कैसे है? एक सही है ना, क्योंकि ये कंपनी जारी कर रही है ना, अल्पकालिक प्रतिभूति रहित होता है, ये गारंटी रहित होता है। हां, ये गारंटी रहित ही होता है। अल्पकालिक होता है ना, अल्पकालिक होता तो अल्पकालिक ही है ना। अच्छा, पेंसिल को बंद करना था, ओके ओके ओके। लो, पेंसिल को बंद कर दिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। खोचू लोग हो तुम लोग। ये हैंग हुआ है बोर्ड। चलो, अब जरा सीबीएलओ एक बार बोल रहे हैं, फर्स्ट समझा दीजिए विकल्प। ऐसे समझो कि जो कॉमर्शियल पेपर होता है ये कंपनी जारी, अभी मैंने कॉमर्शियल पेपर को पूरा डेप्थ में नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि जो कॉमर्शियल पेपर होता है ये सब कंपनी नहीं जारी करती, केवल वही कंपनी जारी करती है जिनका जिनका जो नेटवर्थ होता है, जिनकी गुडविल होती है बहुत हाई होती है, साख क्षमता बहुत ज्यादा होता है। बैंक हर कंपनी को इसमें उधार नहीं देता है। जैसे दो कंपनी अगर मान लो बैंक से उधार लेने के लिए पहुंची है, एक कंपनी पहुंची है मान लो मेरी एबीसी चोर कंपनी, और एक पहुंचा रिलायंस, तो मानी सी बात है रिलायंस को देगा क्योंकि उसकी साख क्षमता बेहतर है, मुझे मेरी कंपनी को जानता भी कौन है, और नाम देखकर बोल रहा और नहीं देंगे इसको उधार। ठीक है ना, डन। अब जरा समझो पूंजी बाजार की प्रतिभूति, पूंजी बाजार की प्रतिभूति की बात करते हैं। ठीक है, तो पूंजी बाजार में दो मुख्य प्रतिभूति मानी जाती है। ठीक है, दो प्रमुख प्रतिभूति मानी जाती है पूंजी बाजार में। कौन कौन? एक है शेयर, जिसको कहते हैं अंशपत्र, और दूसरा होता है बॉन्ड, जिसको ऋण पत्र कहा जाता है। अंशपत्र और ऋण पत्र। ठीक है, दिया नहीं, दिया गोस्वामी, मेरा कंपनी का नाम मैंने अब बदला नहीं है, मेरा कंपनी का नाम मत बदलो। ठीक है, एबीसी चोर कंपनी है वो। ठीक है, हाँ, तुम लोग लगाना उसमें पैसा। शेयर और बॉन्ड प्रतिभूति रहित इसलिए लिखा है क्योंकि वहां क्या होता है, वहां गारंटी के बल पर दिया जाता है, मैंने उसकी साख क्षमता इतनी ज्यादा होती है। देखो मैं भी प्रतिभूति लेकर आओ, वो वहां पर वहां साख देखा जाता है, जिस कंपनी की साख ज्यादा है उसको दिया जाता है। वहां साख के आधार पर उधार लिया जाता है कि आपकी क्रेडिट क्षमता, आपकी गुडविल क्षमता कैसी है। आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से। नहीं तो मुझे क्यों नहीं मिला? मेरी एबीसी वाई, मेरी एबीसी चोर कंपनी को मना किया गया, मैंने भी तो दिया था, मैंने भी तो वाणिज्यिक प्रपत्र दिया बैंक को, बैंक ने बोला नो गेट आउट। और रिलायंस पहुंचा तो बैंक बोला यस यस प्लीज सिट, अभी देते हैं। दोनों को ही तो दिए। इसका मतलब है कि वहां प्रतिभूति से ज्यादा कंपनी की साख क्षमता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे
मुझे नहीं पता है क्या जवाब तुम लोग दोगे, लेकिन मान लो 17 तारीख को मैं नहीं, कोई और तुम्हारे क्लास में आकर बोले कि अब इकोनॉमी मैं पढ़ाऊंगा। इकोनॉमी ही तो पढ़ा रहा वो भी तो इकोनॉमी पढ़ाएगा, लेकिन क्या तुम लोग पढ़ोगे? 17 तारीख को इकोनॉमी में कोई और टीचर यहां पर आए और आकर कहे कि ऋषि सर नहीं बल्कि मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमी आप लोगों को। तुम लोगों को तो इकोनॉमी ही पढ़ना है, फिर ऋषि सर क्यों चाहिए? मुझसे पढ़ लो, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, मुझसे पढ़ लो, मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? वही तो सवाल उठता है, क्यों? सवाल जवाब दो, मुझे तो जवाब दो। ठीक है, मुझे तो जवाब दो। सब लिख रहे एक ही बात कि नहीं सर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 को छोड़कर जो कह रहे हैं कि सर हम लोग पढ़ लेंगे। तो मैं वो नहीं जा रहा हूं कि आप क्यों बोल रहे हैं पढ़ लेंगे। भाई आपका मन है, आप पढ़ लेंगे, आप पढ़िए एकदम आराम से। मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, आपको जहां अच्छा लगे आप करिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो उनके मुकाबले में 3 बच्चों के मुकाबले जो 200-250 बच्चे जो लिख रहे हैं कि नहीं सर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं पढ़ेंगे? बात वही है। अब देखो समझ में आ गया होगा कि वहां प्रतिभूति नहीं देखा जाता है, वहां पर उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी देखी जाती है, क्षमता देखी जाती है। मिल गया जवाब, मिल गया जवाब आपको। हां, और जो पढ़ लेंगे उनको लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैं बता रहा हूं मैं कि मुझे बुरा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों बुरा लगेगा? आप जिससे पढ़ना चाहे पढ़िए, जिससे करना चाहिए करिए। ठीक है, हां एकदम, मुझे कोई बुरा नहीं, लिटरली बता रहा हूं मैं, मुझे कोई बात का बुरा नहीं लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर को ऐसे लिख देंगे सर को बुरा लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। ये बचपना वाली बातों से मैं बाहर हूं एकदम। आओ अब पढ़ते हैं। शेयर क्या होता है? शेयर और बॉन्ड दोनों प्रपत्र होता है, दोनों। मान लीजिए जैसे मान लेते शेयर है, तो शेयर के द्वारा शेयर कंपनी शेयर या बॉन्ड क्यों जारी करती है? आखिर शेयर या बॉन्ड कोई कंपनी क्यों जारी करता है? क्यों? क्योंकि उसको बाजार से पूंजी जुटाना है, उसको बाजार से पूंजी जुटाना है। उसका मकसद क्या है? बाजार से पूंजी जुटाना। अब सवाल उठता है कि सर कंपनी बाजार से धन या पूंजी क्यों जुटाती है? इसलिए हो सकता है कंपनी को अपना विस्तार करना हो, और ज्यादा फैलाना हो कंपनी को। हो सकता है कंपनी को और नई कंपनी बनानी हो। ठीक है, तो कंपनी किसी भी चीज के लिए, कंपनी को हमेशा पैसे की जरूरत होती है, तो इसीलिए कंपनी बाजार में शेयर या बॉन्ड जारी करते हैं। कंपनी बाजार में शेयर या बॉन्ड जारी करते हैं। तो पहला सवाल का उत्तर ये तो मिल ही गया कि सर शेयर या, अभी शेयर और बॉन्ड क्या होता है ये नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ये प्रतिभूति होती है। अभी ये बता रहे हैं कि शेयर या बॉन्ड क्यों कंपनी जारी करती है। क्यों? क्योंकि वो बाजार से पूंजी जुटाती है। क्यों जुटाती है? क्योंकि उसको अपना विस्तार करना है, उसको और नए नए मशीन खरीदना है, बड़े बड़े मशीन खरीदना है, उसको हमेशा पैसे की जरूरत होती है, हमेशा दे नीड पैसा। अल्ले बाबा पैसा दे दो, अल्ले बाबा पैसा दे दो। अब ऐसे जाकर बाजार में थोड़ा ना बोलेगी कंपनी मैं पैसा दे दो, पैसा दे दो बाबा, ऐसे थोड़ी ना बोलेगी। वो क्या करेगी? अब बाजार में अपने नाम के, अपने कंपनी के नाम का शेयर और बॉन्ड जारी करेगी कि भाई ये मेरी कंपनी का शेयर और बॉन्ड है, और साथ में ये प्रोस्पेक्टस है जिसमें मेरी क्षमता, मेरी प्रॉफिट, सब कुछ मेरा लिखा हुआ है। क्या डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन माई कंपनी? एक तरह से वो मांग रहे हैं अल्लाह बाबा पैसा दे दे, अल्लाह बाबा पैसा दे दे, लेकिन वहां पर वो कायदे से मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप पर है कि आपको देना है या नहीं देना है। आप निवेश करेंगे तो आपको फायदा भी होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो शेयर और बॉन्ड कंपनी बाजार से पैसा जुटाने के लिए जारी करती है। ठीक है, शेयर, शेयर का क्या मतलब होता है? शेयर का मतलब होता है कंपनी के स्वामित्व से, ओनरशिप से है, ओनरशिप से है। अब बोलोगे सर स्वामित्व ओनरशिप का क्या मतलब है? यहां पर मतलब यह है कि अगर आप कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं
तो इसका मतलब है आप कंपनी के मालिक बनते हैं। आप कंपनी के मालिक बनेंगे। आप 2% खरीदे तो 2% से मालिक, आप 10 शेयर खरीदे 10 शेयर के मालिक, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप कंपनी के मालिक होते हैं। इसीलिए कंपनी के शेयर में निवेश करने वाले को शेयर धारक कहा जाता है, शेयर होल्डर कहा जाता है। और शेयर धारक कंपनी का कौन होता है, स्वामी होता है। कौन होता है, ओनर होता है, स्वामी होता है। अब शेयर धारक कंपनी में क्यों निवेश करता है, क्योंकि कंपनी जब भी लाभ कमाती है, लाभ कमाती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने लाभ का एक हिस्सा, जिसको कहा जाता है लाभांश, लाभ का एक हिस्सा, लाभांश को तोड़ो, लाभ का हिस्सा, लाभांश, लाभ का एक हिस्सा लाभांश अपने किसको देती है, किसको देती है, शेयर धारकों को देती है, अपने शेयर धारक को देती है कि आप हमारे कंपनी के स्वामी हैं, थैंक यू, लीजिए आप एक लाभ का हिस्सा लीजिए। और तब जब कंपनी लाभ कमाएगी, नुकसान होगा, तब उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी में जब भी मीटिंग होगा तो शेयर धारक को कंपनी में मत देने का अधिकार होगा, वोटिंग राइट होगा, मत देने का भी अधिकार मिलेगा, मत देने का अधिकार मिलेगा। और ये जो मिल रहा है लाभ, ये क्या मिल रहा है, ये कंपनी से शेयर को शेयर धारक को क्या मिल रहा है, प्रतिफल मिल रहा है, प्रतिफल या लाभ मिल रहा है, ठीक है, प्रतिफल या लाभ मिल रहा है। किसको, शेयर धारक को। क्या ये गारंटी युक्त होता है, नहीं, ये गारंटी युक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब कंपनी को नुकसान होगा तो अपने शेयर धारक को वो कुछ भी नहीं देगी। लाभ कैसे होता है, मान लो कंपनी जो है ये पेन बनाने का काम कर रही है, तो पेन बनाकर बाजार में बेचेगी, खर्च वर्च को छोड़ करके जो पैसा बचेगा वो कंपनी का लाभ होगा, कंपनी का लाभ होगा, ठीक है ना। तो बताओ, शेयर समझ में आए, पहला शेयर का पहला पॉइंट, शेयर का संबंध किससे है, स्वामित्व से है, ओनरशिप से है। शेयर में निवेश करने वाले कौन होते हैं, शेयर धारक होते हैं। शेयर धारक कौन होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। शेयर धारक को क्या मिलता है, लाभांश मिलता है, लाभ का हिस्सा देती है कंपनी, जो गारंटी युक्त नहीं होता है। और शेयर धारक को कंपनी में क्या देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है। शेयर धारक को कंपनी में क्या देने का अधिकार होता है बच्चों, मत देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है। कंपनी में क्या देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है। जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। जल्दी से याद करो। डन। अब जरा बॉन्ड को समझो। कंपनी अगर बॉन्ड जारी कर रही है बाजार से पैसा जुटाने के लिए, इसका मतलब साफ है कि कंपनी बाजार से उधार ले रही है, बाजार से उधार ले रही है। इसीलिए बॉन्ड में अगर कोई निवेश करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बॉन्ड धारक कहा जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड में निवेश कर रहा है, बॉन्ड होल्डर। और बॉन्ड होल्डर जो होता है वो कौन होते हैं, वो कंपनी के लेनदार होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, स्वामी नहीं होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर होते हैं, स्वामी नहीं होते हैं, वो लेनदार होते हैं। क्यों लेनदार होते हैं, समझना कि जो बॉन्ड धारक है कंपनी उसको क्या देती है, उसको ब्याज देती है। और ब्याज जो होता है ये गारंटी युक्त होता है, गारंटी युक्त होता है, मतलब आपको लाभ हो या नुकसान हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अपने उधार पर ब्याज चाहिए।
इसीलिए तो ये कौन होते हैं? लेनदार होते हैं। इन्हें कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता। इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। मत देने का अधिकार नहीं होता है। अधिकार नहीं होता। इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। किसको? बॉन्ड धारक को। ठीक है, बॉन्ड धारक को। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अगर बॉन्ड जारी कर रही है तो कंपनी का लायबिलिटी बढ़ता है। याद करो, देयता बढ़ता है। कंपनी का क्या बढ़ता है? ये कंपनी की देयता को बढ़ाता है, देयता में वृद्धि करता है, क्योंकि कंपनी को ब्याज सहित चुकाना होता है। जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। बॉन्ड और शेयर में हमेशा शेयर बेस्ट होगा, क्योंकि ये कोई दायित्व, ये कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट करता है। डन। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और भी समझो, एक चीज और समझो। बॉन्ड और डिबेंचर, बॉन्ड और डिबेंचर दोनों ही ऋण पत्र है। दोनों ही ऋण पत्र है। दोनों ही क्या है? ऋण पत्र है। दोनों के माध्यम से कंपनी उधार लेती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? याद रखना, सरकार केवल बॉन्ड जारी करती है। सरकार द्वारा केवल बॉन्ड जारी होता है, केवल बॉन्ड। सरकार कभी डिबेंचर जारी नहीं करती है, याद रखना। जबकि कंपनी जो है, कंपनी ये बॉन्ड भी जारी कर सकती है और डिबेंचर भी जारी कर सकती है। सरकार हमेशा बॉन्ड जारी करेगी, लेकिन कंपनी बॉन्ड भी जारी कर सकती है और डिबेंचर भी जारी कर सकती है बाजार में। और एक बात ध्यान रखना, बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड में रिस्क कम होता है, जोखिम कम होता है, जोखिम कम होता है। ठीक है, जोखिम कम होता है, इसीलिए इसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई होती है, क्योंकि यहां पर पैसा डूबने का खतरा कम होता है। लेकिन डिबेंचर में जोखिम ज्यादा होता है, जोखिम अधिक होता है। अब मानी सी बात है, यह नियम है कि जब जोखिम ज्यादा होगा तो प्रतिफल भी, रिटर्न भी ज्यादा होगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो इसीलिए यहां प्रतिफल भी ज्यादा होता है। प्रतिफल भी ज्यादा होता है किसके मुकाबले? बॉन्ड के मुकाबले। और बॉन्ड में चूंकि जोखिम कम होता है, इसीलिए प्रतिफल भी कम होता है। यही अंतर होता है बॉन्ड और डिबेंचर में। देख लो जरा ध्यान से। डिबेंचर है क्या सर? दोनों ऋण पत्र, जैसे बॉन्ड होता वही डिबेंचर, दोनों ही ऋण पत्र है। दोनों के माध्यम से कंपनी बाजार से उधार ले सकती है। सरकार हमेशा बॉन्ड जारी करती, कभी डिबेंचर नहीं। और सबसे ज्यादा रिस्क कहां होता है? डिबेंचर में होता है, बॉन्ड के मुकाबले। इसीलिए यहां रिटर्न भी ज्यादा होता है बॉन्ड के मुकाबले। ठीक है, छोटा सा अंतर है, बस दिमाग में रखना इसको। ये भी जल्दी जल्दी याद करो। प्रतिफल का मतलब रिटर्न होता है। खुशी, रिटर्न, रिटर्न। सूरज क्या पूछ रहा है? सर शेयर में कंपनी को हो जाएगा तो दरक को पैसा वापस नहीं? नहीं, अगर कंपनी भाग गई तो क्या कर लेंगे? ऐसा नहीं भागती उगती, लेकिन तब भी रिस्क तो होता ही है ना। सरकार में रिस्क नहीं होता क्योंकि सरकार वापस कर देती है, कंपनी में तो रिस्क होता ही है। चलो अब जरा मेरे सवाल का जवाब दो कि शेयर और बॉन्ड कहां कम निवेशक को स्वामित्व मिलता है? शेयर और बॉन्ड दोनों में से कहां निवेशक को स्वामित्व मिलता है?
विनोद, अभी म्यूचुअल फंड एडवांस क्लास में समझाऊंगा, अभी रहने दो, आराम से समझाऊंगा। म्यूचुअल फंड क्या है, ईटीएफ क्या है, नहीं तो 17 तारीख वाली क्लास में मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा। शाबाश। अच्छा, किसके माध्यम से कंपनी बाजार से उधार लेती है? कंपनी बाजार से उधार किसके माध्यम से लेती है? कंपनी बाजार से उधार किसके माध्यम से लेती है? हाँ, बॉन्ड और डिबेंचर दोनों, बॉन्ड और डिबेंचर दोनों। अच्छा, क्या सरकार डिबेंचर जारी कर सकती है? क्या सरकार डिबेंचर जारी करती है? क्या सरकार डिबेंचर जारी करती है? क्या बात है। अच्छा, क्या कंपनी केवल डिबेंचर जारी करती है? कंपनी क्या जारी कर सकती है? कंपनी क्या जारी करती है? कंपनी क्या जारी करती है? कंपनी क्या जारी करती है? दोनों का मतलब क्या? दोनों, बॉन्ड और डिबेंचर। हाँ। अच्छा, जोखिम कहां ज्यादा होता है, बॉन्ड में कि डिबेंचर में? जोखिम कहां ज्यादा होता है, रिस्क कहां ज्यादा होता है? रिस्क कहां ज्यादा होता है? डिबेंचर में ज्यादा होता है। अच्छा, शेयर धारक को क्या मिलता है, लाभांश मिलता है कि ब्याज मिलता है? शेयर धारक को क्या प्राप्त होता है, लाभांश मिलता है कि ब्याज मिलता है? शेयर धारक को क्या प्राप्त होता है, लाभांश की ब्याज? क्या बात है, लाभांश मिलता है। अच्छा, क्या लाभांश गारंटी युक्त होता है? क्या लाभांश गारंटी युक्त होता है? क्या लाभांश गारंटी युक्त होता है? क्या बात है, नहीं होता है, गारंटी युक्त नहीं होता है। तो फिर गारंटी युक्त क्या होता है, जहां लाभ हो या नुकसान आपको चुकाना ही होगा? फिर गारंटी युक्त क्या होता है? गारंटी युक्त क्या होता है? हाँ, बॉन्ड और डिवेंचर, बॉन्ड और डिवेंचर में मिलने वाला ब्याज, एकदम सही है। अच्छा, किसको कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता, शेयर धारक की बॉन्ड धारक? किसको कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता, शेयर धारक की बॉन्ड धारक? किसको कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता, शेयर धारक की बॉन्ड धारक? बॉन्ड धारक को। क्या बात है। बॉन्ड धारक कौन होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, कुछ और होते हैं? बॉन्ड धारक कंपनी के कौन होते हैं, ये यूपीएससी ने 2013 में पूछा है कि बॉन्ड धारक या डिवेंचर धारक कौन होते हैं? कौन होते हैं बताओ? स्वामी होते हैं कि देनदार होते हैं कि लेनदार होते हैं कि कोई नहीं होते हैं? लेनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। क्या बात है, क्रेडिटर होते हैं, लेनदार होते हैं, लेनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतना जितना मैंने समझाया है, इसको अच्छे से आपको समझ कर रखना। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग समझे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ हम लोग अपने ये 6 दिन का जो सफर था, सुखद सफर मेरे लिए तो रहा, मेरे लिए बढ़िया सुखद सफर रहा तुम लोग के साथ। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो,
माने मेरा फीडबैक तुम लोगों को लेकर यही है कि वास्तव में तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। माने मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि प्रारंभ बैच में पढ़ाना माने एक अलग अनुभव है, अलग अनुभव है टीचर के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों में हम लोग खरे उतर रहे हैं। जिस उम्मीद को लेकर आपने एडमिशन लिया है यहाँ पर, प्रारंभ में पीडब्ल्यू में अपना भरोसा जताया है, तो यहाँ जब आप टीचरों से मिलोगे और टीचरों से, तो वो और उम्मीद और मजबूत होगा। देखना कि हम लोग जिन टीचरों के हाँ के द्वारा एडमिशन जो हमारा हुआ है, जो हमारा एडमिशन है, जिन टीचरों को हम देख रहे हैं, यानी हमारा जो भविष्य है वो एकदम सही हाथों में है कि वो हमें करा देंगे, हमें यूपीएससी के लायक हमें दे देंगे ये मैटर। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग। 17 मार्च शायद मेरी क्लास शुरू होगी, तब तक मैं बहुत मिस करूंगा तुम लोगों को। ठीक है, अपना ध्यान रखना, खूब मन लगा करके पढ़ना, और 17 तारीख मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा जरूर। मैं पता तुम लोग पर जोर नहीं देता, लेकिन मैं अब जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ही 17 मार्च से पढ़ाना है। 17 मार्च से मुझे ही तुम लोगों की क्लास लेनी है। तो ध्यान रखना, मैं क्लास में पूछूंगा उस समय, ठीक है ना। तो और वो चीजें जो मैं पढ़ा दूंगा वहां पर बहुत जल्दी मैं निकल जाऊंगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि एक बार पूरा इकोनॉमी हो जाएगा, तुमको खुद अच्छा लगेगा कि वाह, फिर मेरी बातें वहां बहुत जल्दी समझ में आना शुरू होगी। ठीक है, इसीलिए कोशिश करना, मैं नहीं बोलूंगा करना ही होगा, कोशिश करना कि 17 फरवरी को जो मेरी क्लास होनी है, यानी ट्यूसडे को, मंगलवार को जो क्लास होना है, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, अगर है हिम्मत तुम्हारे अंदर 12 घंटा पढ़ने की, वो जोश है, तो आओ, हम लोग साथ मिलकर के अपना 12 घंटे के सफ़र में पूरी इकोनॉमी को ख़त्म करेंगे। ठीक है।